हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में काफी जटिल सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप इसे रटने के भरोसे मत रहिएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। देखिए, बात करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शॉर्ट टाइप के रूप में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस आज के इस क्लास में करेंगे, वसुदेव कुटुंबकम पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो करने वाले हैं वह क्या होगा, तो बौद्ध साहित्य पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग पुराण के बारे में जानेंगे। पुराण जो कि एक साहित्यिक ग्रंथ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं पहले प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपका, वसुदेव कुटुंबकम पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब यहां प्रश्नों का की पॉइंट क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के बारे में जानेंगे, और प्रश्नों का आंसर आपको पेपर में कैसे करना है हम इन टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आंसर में आप एक क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, जो कि आपका क्या होगा, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग बनाओगे। अब देखो, यहां पर वसुदेव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो वसुदेव में एक शब्द आ जाता है, वह है वसुधा। क्या है भाई साहब, वसुदेव में एक शब्द आता है वसुधा, और कुटुंबकम में एक शब्द आता है कुटुंब। क्या आता है, कुटुंब आता है। हम इन दोनों का अर्थ समझेंगे, हमारे इस प्रश्न का आंसर सरलता के साथ हमारे सामने आ जाएगा। वसुधा का क्या अर्थ होता है, वसुधा जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, यह सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया आपका वसुधा। और कुटुंब का अर्थ क्या होता है, तो कुटुंब जिसका अर्थ होता है परिवार। क्या होता है भाई साहब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। यानी कि कहने का मतलब समस्त पृथ्वी जो है यह क्या है, तो एक परिवार के रूप में मानना ही क्या कहलाता है, वसुदैव कुटुंबकम कहलाता है। अर्थात हम लोग आंसर में क्या लिखने वाले हैं, आंसर में हम लोग लिखेंगे वसुदैव कुटुंबकम। इस विचार की जो उत्पत्ति है यह किस शब्द से या किस भाषा से आई है, तो संस्कृत भाषा से आई है। इसमें दो शब्द हैं, पहला है आपका वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है कुटुंब, कुटुंब जिसका अर्थ होता है परिवार। और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है संपूर्ण विश्व या संपूर्ण पृथ्वी जो है एक परिवार के रूप में है। अर्थात कहें तो इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु जो है यह एक परिवार का हिस्सा है। आज के परिक्षेप में यह अवधारणा प्रासंगिक मानी जाती है। बात करते हैं हम लोग महाउपनिषद की, तो महाउपनिषद के अध्याय 6 में श्लोक नंबर 71 में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है। क्या बताया गया है, तो अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांग तु वासुदेव कुटुंबकम। अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, हम इस श्लोक को समझेंगे। देखिए, कहता है अयंग निजः परोवेति गणना लघु क्या कहते हैं, लघु चेतसाम। यानी कि कहने का मतलब कि यह मेरा बंधु है, यानी कि यह हमारा अपना है, वह हमारा अपना नहीं है, वह हमारा अपना बंधु नहीं है। ऐसा विचार या फिर ऐसा भेदभाव जो है वह कौन रखता है, तो लघु चेतसाम, यानी कि जो छोटी चेतना वाले व्यक्ति होते हैं, जो कम जानकार व्यक्ति होते हैं, एक तरीके से कहें तो छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वैसे व्यक्तियों के अंदर जो है ऐसी भावना होती है। उदार चरितानांग तु वासुदेव कुटुंबकम, इसका अर्थ होता है कि उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वह संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो यह है आपका क्या, तो इस प्रश्न का सही आंसर, जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है मैंने आपको बता दिया है। पेपर में जब यह प्रश्न आए तो आपको हूबहू ऐसे ही आंसर राइटिंग करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि वासुदेव कुटुंबकम क्या है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपका दूसरा प्रश्न है कि वसुदैव बौद्ध साहित्य पर क्या करें, तो संक्षिप्त टिप्पणी करें। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समझेंगे हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में। तो देखिए, बौद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध धर्मों की जानकारी जहां से प्राप्त होती है, जिस साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वह एक तरीके से बौद्ध साहित्य के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद
उसकी शिक्षाओं को विभिन्न ग्रंथों में या फिर विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित करके 3 पिटकों में इसे विभाजित कर दिया गया। वह 3 पिटक जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 3 पिटक कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध साहित्य में क्या बताया गया है, तो इसके अंतर्गत जो है संघ संबंधी नियमों, इसके बाद दैनिक आचार विचार, इसके बाद विधियों निषेध का संग्रह, इन सभी चीजों का वर्णन जो है कहां पर किया गया है, तो बौद्ध साहित्य के विनय पिटक में किया गया है। इस विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया, तो बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम था उपाली, बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम क्या था, उपाली, जिसके द्वारा विनय पिटक का क्या किया गया, संकलन किया गया। तो यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे बौद्ध शिष्य उपाली के द्वारा किया गया। इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसे अंडरलाइन करके जरूर नोट करिएगा और विनय पिटक के बारे में समझिएगा कि इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश के संग्रहों का वर्णन कहां पर किया गया है, सुत्त पिटक में किया गया है। और इस सुत्त पिटक का जो संकलन है यह किसके द्वारा, तो बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम था आनंद, और इस आनंद ने क्या किया था, तो सुत्त पिटक का संकलन किया था, यानी कि सुत्त पिटक एक तरीके से निर्माण करी थी। आगे बात करेंगे तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है भाई साहब वह है आपका अभिधम पिटक। यह जो अभिधम पिटक है भाई साहब, यह प्रश्नोत्तर रूप में है और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिकों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये 3 पिटक जो है आपको अच्छे से याद रखना है, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या इतने ही बौद्ध साहित्य हैं, नहीं, इन 3 पिटकों के साथ साथ और भी कई सारे साहित्यिक ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और भी ग्रंथ को हम लोग देखेंगे जो कि क्या है, वह है जातक। जानते हैं हम लोग जातक के बारे में, तो कहा जाता है कि जातक जो है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित, यानी कि गौतम बुद्ध जो जन्म लिए थे उसका पूर्व जन्म भी रहा होगा, किसी ना किसी रूप में तो उसका पूर्व जन्म रहा होगा। तो उसी पूर्व जन्म के बारे में जो है 549 कथाओं को संकलित किया गया है। किसके अंतर्गत, जातक के अंतर्गत। अब यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहोगे सर वह है जातक। चलिए बात करते हैं अगला ग्रंथ कौन सा है, वह है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो सिंहल या फिर जिसे हम लोग लंका कह सकते हैं। ठीक है, सिंहल के इतिहासों का वर्णन कहां पर मिलता है, तो दीपवंश या महावंश में। चलिए आगे बात करेंगे। तीसरा ग्रंथ आगे और याद रखिएगा, वह क्या है, तो मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की बात करें तो इसमें नागसेन कृत मिलिंद पन्हो ने यूनानी राजा, ठीक है, यूनानी एक राजा थे जिसका नाम क्या था, तो मिनांडर, और नागसेन के वाद विवादों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आगे याद रखेंगे वह आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में जो है गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। तो ये सभी आपके बौद्ध साहित्य हैं। अब छोटा सा परिचय करना था, छोटा सा टिप्पणी करना था, तो इसी तरीके से आपको करना है, हेडिंग बनाना है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में आपको छोटा सा एक बेसिक परिचय देते हुए इसे पिटक पर ले जाना है। पिटक कितने, तो 3 पिटक है, त्रिपिटक जिसे हम लोग कहते हैं। कौन कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और इसके बाद अभिधम पिटक। इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसको संकलित किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद हम लोग भाई साहब, इसके बाद कुछ और भी अन्य त्रिपिटक के अतिरिक्त जो है और भी बौद्ध साहित्य है, उन बौद्ध साहित्यों के बारे में बताएंगे, जैसे कि जातक हो गया, दीपवंश महावंश हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया, इसके बाद आर्य मंजूश्री मूलकल्प हो गया। इसके बाद बात करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप लोगों को एक छोटा सा ही तो काम करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्नों का। देखिए तीसरे प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है आपका, पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस ये भी है और ये निश्चित पूछा जाने वाला प्रश्न है। बात कर लेते हैं हम लोग पुराण की। समझिएगा जरा ध्यान से। पुराण, देखो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, यानी कि भाई साहब काफी पहले की घटना, काफी पुरानी घटना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन होता है। अब इस पुराण के अंतर्गत जो है इसमें किसका किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए पुराण की बात करें तो इसमें विषयों की कोई सीमा नहीं है,
बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन मिलता है। जैसे कि बात करूं तो इसमें प्राचीन कथानक का वर्णन मिलता है, वंशावली का वर्णन मिलता है, इतिहासों का वर्णन मिलता है, भूगोल का वर्णन मिलता है, चिकित्सा खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है, इसके बाद व्याकरण का, हास्य व्यंग का, प्रेम कथा का, इसके साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शनों का भी उल्लेख आपको पुराण में देखने को मिल जाते हैं। पुराण जो है भाई साहब, इसमें सृष्टि के प्रारंभ से लेकर, यानी कि ये जो सृष्टि है जिसका प्रारंभ जहां से हुआ था वहां से लेकर अंत तक का वर्णन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एक व्यक्तिगत विशेष विषयों का चर्चा नहीं किया गया है, इसमें विषयों की कोई भी सीमा नहीं है। पुराणों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कुल पुराणों की संख्या 18 है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 18। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण जैसे कि आपके मत्स्य पुराण हो गए, मार्कंडे पुराण हो गए, इसके बाद भविष्य भागवत पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया। इस तरीके से जो है कुछ पुराणों के नाम यहां पर हमने ऐड करा है। आप भी इस तरीके से क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कुछ विद्वानों के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि पुराण का जो आधुनिक रूप है वह गुप्त काल में संपादित किया गया है। कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा बताया गया कि पुराण जो है जिसका आधुनिक रूप जो है वह किस काल में संपादित किया गया है, तो गुप्त काल में संपादित किया गया है। जैसे कि बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में किसका, तो आंध्र वंश के इतिहास का वर्णन आपको मत्स्य पुराण में देखने को मिल जाएगा। वायु पुराण, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पुराण हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का जो इतिहास है वह किस पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। आंध्र वंश का इतिहास तो मत्स्य पुराण में मिलता है, और वायु पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो आप कहोगे कि गुप्त साम्राज्य एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख जो है यह आपको वायु पुराण में देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से जो 18 पुराण हैं इसमें किसी न किसी चीजों के बारे में, किसी न किसी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, तो हमें शॉर्ट टाइप के आधार पर ही आंसर राइटिंग करनी है। बात कर लेते हैं ये 3 प्रश्न, आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको क्या हो सके, तो अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और सुनते रहिएगा जिससे याद भी होती रहेगी। बात कर लेते हैं, देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.topperguruji.com है। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको वहां पर बीए का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्या करोगे तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। सेशन को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना क्योंकि हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि हर शेयर से सभी को फायदे होने वाले हैं। चलिए विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नए जोश नई एनर्जी के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।